नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर ये विशेष वीडियो प्रेजेंटेशन लेके आपके पास आए हैं। आपको याद होगा कि 1 सितंबर 2024 को एक बड़ा, जिसको हम कन्वर्जन इन द कैपिटल मार्केट कहें, वो एक एनेक्डोट हुआ कि जब टाटा मोटर्स लिमिटेड, आप सब उनसे परिचित हैं, उसके जिसको कहा जाता है डीवीआर यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो शेयर्स थे कुछ समय से, वो डीवीआर के शेयर्स के सामने उसके न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स माने नए इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया और इसके लिए रेशियो फिक्स किया गया कि हर एक शेयर होल्डर को जिसके पास 10 डीवीआर है, 10 डीवीआर, उसको 7 एनओएस माना न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स दिए जाएं और इस स्वरूप से ये कन्वर्जन जो है वो डीवीआर का एनओएस में किया गया। अब ये टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी की साइज और उसको ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर ये एक ट्रांजैक्शन रहा। खास तौर से जब ऐसी सिचुएशंस आती है तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि व्हाट वुड बी द टैक्स इम्प्लीकेशंस इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक विशेष ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और उसको ये इंटरेस्ट किया गया था और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को इसके बारे में सर्कुलर्स भी भेजे। इनफैक्ट इसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में कंपनी ने एक ओपिनियन फॉर्म किया। उसको सपोर्ट करने के लिए कंपनी के टैक्स प्रोफेशनल्स ने एक पीपीटी के साथ वीडियो बना के भी अपने व्यू पॉइंट शेयर किए। अब ये जो सब हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में टैक्स गुरु की हैसियत से मेरे जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें हमारे व्यूअर्स के काफ़ी कुछ सवाल आए और इसमें से हमारे एक व्यूअर, मुझे बराबर याद है, गौरव शर्मा, उसने बड़ी दिलचस्पी से, उसके भाई है सौरभ शर्मा, इज साइंटिस्ट और साइंटिस्ट है वो, तो उसको हर एक चीज़ का प्रमाण चाहिए, तो उसने बहुत विस्तार से, डिटेल से मेरे को रिक्वेस्ट किया कि मुकेश भाई आप इसमें अगर हमें गाइड करें। एंड आई वॉलंटियर्ड, आई सेड कि आपका गाइडेंस विल बी गाइडेंस नॉट ओनली फॉर यू बट आपके जैसे बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स हैं और हमारे प्रोग्राम के दर्शक हैं उनको भी इससे ज़रूर फ़ायदा हो, ये मुझे अच्छा लगेगा। इट विल बी समथिंग विच विल बी वेरी वेलकमिंग। तो दोस्तों आपके पास ये एक्चुअल, इनफैक्ट गौरव शर्मा और उनके भाई साहब ने ये कहा कि आप हमारे फैक्ट्स को एक केस स्टडी के फॉर्म में रखते हुए आप अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये जो चीज़ है इसमें मैं इसलिए इस पर एक थोड़ा विशेष फोकस दे के आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि जो व्यू पॉइंट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को समझाया है और इवन उनके टैक्स प्रोफेशनल ने ये जो वीडियो प्रेजेंटेशन में दर्शाया है उससे काफ़ी थोड़ा अलग, लेकिन मेरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको जैसे सपोर्ट करते हुए बताऊंगा जो मेरा व्यू पॉइंट है। तो शेयर होल्डर्स को इसमें टैक्स का काफ़ी कुछ इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीकेशन कहूँ तो रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें काफ़ी ऊंची टैक्स की जिम्मेवारी भी आ सकती थी। अभी साल पूरा नहीं हुआ है, कई शेयर होल्डर्स ने तो ऐसे भी बताया गया है मुझे कि उन्होंने अपनी एडवांस टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी भी अदा कर दी है। कुछ लोग ये 15 मार्च के पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट में इसकी जिम्मेवारी अदा करने वाले थे।
फॉर्च्यूनेटली इसका जो आईटीआर है वो अभी आपको ध्यान है, नया साल शुरू होगा, असेसमेंट ईयर 25-26, तो जुलाई तक भरा जाएगा। तो अगर किसी ने टैक्स भर भी दिया है ज़्यादा तो वो उसके लिए रिलीफ या रिफंड ले सकेंगे। जिनके मन में संशय है कि भाई हम क्या करें आईटीआर भरते समय, मैं आशा करता हूं कि ये केस स्टडी और एनालिसिस के बाद आपको ज़रूर इससे अच्छा गाइडेंस और मार्गदर्शन मिलेगा। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विथ द केस स्टडी। और स्क्रीन पर जैसे मैं आपको बात करूंगा, ये स्क्रॉल करते हुए ये गौरव शर्मा जी के फैक्ट्स पर जो केस स्टडी है उसको भी हम एनालाइज करेंगे। तो ये जो कन्वर्जन का सिनेरियो है उसमें, जैसे इस केस में, गौरव जी के केस में, उनका ओरिजिनल होल्डिंग ऑफ टाटा डीवीआर शेयर्स था 6000, और उनके केस में, हर एक केस में हालांकि कॉस्ट अलग हो सकती है, पर उनके केस में जो ओरिजिनल कॉस्ट थी जो उन्होंने मुझे बताया, वो पर डीवीआर 71 रुपीज़ 29 पैसे की थी। और जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि ये कन्वर्जन पर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स जो टाटा मोटर्स के रिसीवेबल हुए गौरव जी को, तो हर एक 10 डीवीआर के लिए उनको 7 न्यू ऑर्डिनरी शेयर का अलॉटमेंट हुआ। तो 6000 के सामने 4200, ये इसका सीधा हिसाब, ये सबसे पहले ख्याल में रखिएगा। अब दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट की जो एक सेक्शन है 222D, जिसके तहत डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट है। अब जब भी ये शेयर्स का कन्वर्जन होता है तो वो कन्वर्जन के टाइम पर जो डीवीआर का एनओएस में कन्वर्जन होते हुए उसकी जो फॉर्मूला तय की जाती है, उसके हिसाब से जो शेयर का, उनके कैपिटल का, कंपनी की कैपिटल का शेयर रिडक्शन होने के कारण जो डिफरेंस का अमाउंट है जिसका लाभ या फायदा शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। तो ये डीम्ड डिविडेंड का जो कंसेप्ट है, और डीम्ड डिविडेंड को सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज डी के तहत उसको टैक्सेबल माना जाता है। हालांकि शेयर होल्डर को ये एक्रूअल बेसिस पर होता है, इसमें उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। सो थियोरेटिकली ये जो डीम्ड डिविडेंड का अमाउंट है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उनकी होती है उसमें ऐड किया जाता है। तो इस केस में जैसे उनके 6000 डीवीआर थे, तो पर डीवीआर 200.63 ये कंपनी ने कंप्यूट करके हर एक शेयर होल्डर को बताया। तो एक्रूअल बेसिस पर उनको जो डीम्ड डिविडेंड हुआ वो 12,03,780 की फिगर, 12,03,780। तो उस पर टीडीएस, आप जैसे जानते हैं सेक्शन 194 में 10% डिविडेंड पर टीडीएस है, तो 10% ऑन डीम्ड डिविडेंड, तो 1,20,378, 120,378। अब सवाल ये होता है कि ये 1,20,378 ये जो एक्रूअल बेसिस पर डीम्ड डिविडेंड जो हर एक शेयर होल्डर, पर्टिकुलरली इस शेयर होल्डर में ये अमाउंट 12,03,780 हर एक केस में अलग अलग हो सकता है। तो वो 10% का टीडीएस कंपनी कहाँ से काटे और कैसे भरे, क्योंकि आमतौर पे जब शेयर होल्डर को डिविडेंड एक्चुअली दिया जाता है तो उसी में से 10% काट के भरा जाता है। अब इस केस में 10% का जो डीम्ड डिविडेंड का अमाउंट कंपनी को भरना था इनकम टैक्स में, उसके लिए कंपनी ने क्या किया कि दे पिक्ड अप कि भाई व्हाट इज द प्राइस ऑफ द पर शेयर एज पर द कंपनी,
और उसके मुताबिक माना वो जो 967.02 रुपीस की उन्होंने शेयर की प्राइस तय की और जिस दिन पर उनको भरना था वो उसकी मार्केट वैल्यू थी और उसके हिसाब से ये 1,20,378 चुकाने के लिए उन्होंने तय किया कि भी जो शेयर्स शेयर होल्डर के क्रेडिट में डीमैट अकाउंट में जाने वाले उसमें से उतने शेयर्स हम बेचेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। तो 126 शेयर्स उन्होंने बेचे और जैसे आप समझ सकते हैं कि 123.78 का जो वर्किंग करते हैं तो उसमें एग्जैक्टली आप 967.02 के हिसाब से 126 का जैसे दिखाया गया है तो सेल कंसिडरेशन का अमाउंट आपको आएगा 1,21,845। आपको भरने हैं 1,20,378। तो देर विल बी सम स्मॉल अमाउंट, वो फ्रैक्शन अमाउंट है, उसको बैंक में शेयर होल्डर के बैंक में उन्होंने क्रेडिट किया। सो 1,20,378 गौरव जी जो हमारे हैं केस स्टडी में उनके अकाउंट में उनके 26 एस में भी अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। 10% ऑन डीम्ड डिविडेंड के तौर से टीडीएस क्रेडिट किया गया और ये जो डिफरेंस का अमाउंट है 1,468 वो फ्रैक्शनल अमाउंट को बैंक में क्रेडिट किया गया और जैसे मैंने बताया ये दैट इज रिप्रेजेंटिंग दीज टू अमाउंट्स टोटल अप टू 1,21,845 which is the sale consideration of 126 shares at 967.02. Now सवाल ये होता है कि टैक्स की गिनती आपको कैसे करनी है। अब ऑब्वियसली 12,03,780 जो है वो तो डीम्ड डिविडेंड के तौर से आपका टैक्स होता है। 10% का टीडीएस काटा गया है। आपको ये इनकम दिखानी है अपनी टोटल इनकम में और आपके नॉर्मल रेट के हिसाब से जो भी टैक्स बनता है वो ये टीडीएस की क्रेडिट लेने के बाद आपको भरना होगा। साथ साथ अपार्ट फ्रॉम डीम्ड डिविडेंड 126 एनओएस शेयर्स जो हैं वो गौरव जी आपके केस में बेचे गए हैं तो उसका जो सेल कंसिडरेशन आया टीडीएस प्लस द फ्रैक्शन क्रेडिट 1,21,845 तो उसमें से आपकी जो कॉस्ट है ये 126 एनओएस की वो डिडक्ट होनी चाहिए। और जैसे आप जानते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ आपका 1 सितंबर को आफ्टर द बजट और 23 जुलाई के बाद जो ये ट्रांजैक्शन है तो आपके केस में जो भी मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट आता है तो 12.5% जाएगा। अगर ये शॉर्ट टर्म का होल्डिंग है, हालांकि आपने जैसे बताया आपके केस में तो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म का होल्डिंग है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से उसको दिखा के आपको टैक्स भरना है एट द अप्रोप्रिएट रेट ऑफ 20%। तो वो तो हर एक शेयर होल्डर के फैक्ट्स ऑफ द केस में वो आपको टैक्स ऑफर करना है। अब हाउ डू यू वर्क आउट द कॉस्ट? तो ये 126 जो आपके एनओएस है उसमें आपका जो प्रो रेटा कॉस्ट है डीवीआर का उसको गिना जाता है किस तरीके से, क्योंकि आपने तो जो एक्वायर किया था वो डीवीआर थे, आप जो आपके लिए जो कंपनी ने बेचे हैं वो एनओएस है। तो प्रो रेटा 10:7 के जो रेशो में आप अगर देखते हैं तो 180 डीवीआर निकलते हैं आपके 126 शेयर्स की गिनती के सामने। तो आपको जो कॉस्ट लेनी है वो आपके 180 डीवीआर की जब आप कॉस्ट लेंगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट फॉर 126 एनओएस। आपके केस में जैसे आपने बताया है कि आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 71.29
और जैसे मैंने आपको आगे समझाया कि पर शेयर जो आपका डीम्ड डिविडेंड है, जो आपके केस में एक्रू होता है, आपको मिलता नहीं है, इसलिए दैट इज टू बी एडेड टू योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आपकी कॉस्ट की गिनती में दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 71.29 और दूसरा 200.63 विच इज योर डीम्ड डिविडेंड। तो ये अमाउंट 271.92 के हिसाब से आपकी 180 डीवीआर की आपकी कॉस्ट हो गई 48,946। तो आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन आया 121,845, उसमें से 48,946 को आप रिड्यूस करेंगे तो 72,899। अब समझिए कि कोई एक पर्टिकुलर केस में, और शायद आपने जैसे मुझे बताया ऑन द साइडलाइंस कि यू डू नॉट हैव एनी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपको मैं ये भी बताऊं कि ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो आपका 23 जुलाई 2024 के बाद हुआ है। तो LTCG ऑन इक्विटी शेयर्स का जो एग्जम्पशन है 112A में, वो सालाना 1,25,000 के हिसाब से, इफ देयर इज नो अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये पूरा 72,899 आपका कंप्लीटली एग्जम्प्ट होगा, आपको कोई टैक्स नहीं भरना होगा। तो आपके केस में केवल आपको डीम डिविडेंड पर टैक्स भरना होगा, ये नहीं भरना होगा। मान लो कोई शेयर होल्डर को भरना भी है, तो मैंने जैसे समझाया कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के आधार से आप गिनती करिए। तो जैसे ये आपको ये प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है, योर कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑन कन्वर्जन will comprise of two components. One is deemed dividend taxable at normal rate 12,03,780. Second is your capital gain taxable at applicable rate of LTCG or STCG, and that amount is 72,899, जिसका वर्किंग आपको आगे ऊपर दिखाया उस तरीके से आपको करना है। अब क्या होगा, आपके 4,200 शेयर्स जो रिसीवेबल हैं आपके NOS विच आर क्रेडिटेड टू योर डीमेट अकाउंट, उसमें से 126 शेयर्स कंपनी ने बेचे वो TDS का फंडिंग करने के लिए, तो बाकी 4,074 शेयर्स आपके रह गए। अब यहां बात शुरू ये होती है कि ये 4,074 शेयर्स जो आपके केस में क्रेडिट हुए, उसकी टैक्सेबिलिटी नाउ और इन फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नजरिया अपनाया जाए, व्हाट शुड बी द स्टैंड टू बी टेकन बाय यू। मुझे थोड़ा काफ़ी आश्चर्य हुआ जब आपने मुझे गौरव जी भेजा ये कंपनी का ईमेल, उसके साथ आपके केस में जो एक उन्होंने लेटर में एक टेबल बना के भेजा, जो PPT आया आपके कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और वीडियो प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें ये कहा गया कि जिस दिन माना 1 सितंबर को ये आपका ट्रांजैक्शन कन्वर्जन का हुआ, तो उसके अगले वर्किंग डे जो उसकी प्राइस थी, मार्केट प्राइस माना 1111.35 रुपीज 1111.35 तो उसके हिसाब से जैसे आपको ये शेयर्स मिलते हैं वो दिखाते हुए आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और डीम्ड डिविडेंड के बारे में कोई डिफरेंट व्यू नहीं है, ये दोनों को कंबाइन करते हुए द एंटायर अमाउंट, तो ये जो 4,074 शेयर्स है जो आपके अकाउंट में ही हैं, आपने बेचे ही नहीं हैं, पर ये व्यू के आधार से आपको बताया गया है कि यू कैलकुलेट
कि ये 4074 के पर 1111.35 के आधार से गिनती करते हुए इसका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आप करिए। इनफैक्ट नॉन रेजिडेंट्स के केस में तो कंपनी ने कह दिया कि हम तो 195 के आधार से टीडीएस भी काट लेंगे। तो द ओनली व्यू दैट हैज इमर्ज्ड until now in regard to this is कि इस पर शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी उसको टैक्स भरना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि क्या ये होना चाहिए। मैं इस पर आऊं उसके पहले मेरा जो नज़रिया है वो समझाते हुए मैं इसका जो फ्यूचर का वर्किंग लूं आपके प्रेजेंटेशन के लिए, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑन कन्वर्जन पर आपको एक नज़र कराना चाहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है कि डीम्ड डिविडेंड दो नॉट हैविंग बीन एक्चुअली रिसीव्ड इज ऑब्वियसली टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस अंडर सेक्शन 222D। इसमें कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। कंपनी का भी ये कहना है, टैक्स प्रोफेशनल्स का भी कहना है, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। और इसके आधार से हमने वो जो अमाउंट है, वो जो कंपनी ने टीडीएस काट के आपका दिखाया है, उसको टैक्सेबल इनकम में ऑफर करने के लिए आपको बताया 12,03,780। नाउ द सेकेंड पॉइंट, सवाल ये है कि सच डीम्ड डिविडेंड हैविंग बीन ऑफर्ड टू टैक्स ऑन एक्रूअल बेसिस शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द एनओएस। इसमें भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए, सिवा कि मैं ये कहता हूं कि ये फ्यूचर सेल ऑफ शेयर्स जो है उसके लिए इसकी गिनती की जानी चाहिए। जबकि ये एक ओपिनियन जो बना है कि आप उसको अभी आपके कॉस्ट के साथ डीम डिविडेंड को जोड़ते हुए, और ये वेरी क्लियर कि दो द शेयर्स हैव नॉट बीन ट्रांसफर्ड, ये 11.35 1111 और 35 पैसे के हिसाब से आपने शेयर्स का कंसिडरेशन आपको जैसे मिला है ये एक्सचेंज या कन्वर्जन के पर, इसकी गिनती करते हुए आप टैक्स भरिए। और जैसे नोट नंबर 3 में मैंने लिखा है गौरव जी आपके लिए कि भाई इन इट सर्कुलर टू द शेयर होल्डर्स the company has shared the view that the surplus of consideration over deemed dividend and cost of acquisition is required to be treated as gains chargeable to tax। और ये surplus of consideration तय करने के लिए उन्होंने क्या प्राइस लिया, तो ये 1111.35 के आधार से कंसिडरेशन टोटल लिया और डिविडेंड और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डीप डिविडेंड और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिडक्ट करते हुए उन्होंने ये गिन लिया। और उन्होंने ये कहा कि दिस शुड बी ट्रीटेड एज गेन्स चार्जेबल टू टैक्स। नाउ विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये बहुत एम्फेटिकली कह रहा हूं कि दिस डज नॉट अपीयर टू बी द करेक्ट लीगल व्यू फॉर द रीजंस आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू हियर आफ्टर। एंड द रीजन इज, दोस्तों, सवाल ये है कि कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन इन माय व्यू वुड बी रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड ओनली एंड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल सेल ऑफ शेयर्स एनओएस बाय द कंपनी फॉर फंडिंग ऑफ टीडीएस। 126 तो बेचे गए हैं और उस पर जो आपको मिलता है, भले आपको नहीं मिला वो नोशनली भी, बट दैट हैज बीन यूज फॉर फंडिंग ऑफ टीडीएस, जिसकी क्रेडिट भी आप ले रहे हैं, तो उस पर कोई झगड़ा नहीं है। 126 का कैपिटल गेन आपको दिखाना है, बट दैट्स ऑल, नॉट फॉर ऑल द शेयर्स। एंड देयरफॉर काइंडली रीड माय लास्ट नोट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि नो कैपिटल गेन शुड अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ टाटा मोटर्स शेयर्स DVR into the shares, that is NOS,
डिफरेंशियल वोटिंग राइट से जो आपके न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उस पर कन्वर्जन पर कोई कैपिटल गेन्स नहीं हो सकता है एक्सेप्ट दैट 126 विच वी सॉ. एंड दिस व्यू is clearly supported by the logic that where one type of share is converted into another type of share, there is no transfer of capital asset within the meaning of section 2 subsection 47 of the Income Tax Act, and hence the same cannot give rise to any notional capital gains or charge of tax thereon. मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंपनी का जो व्यू है और कुछ प्रोफेशनल्स ने उसका जो समर्थन किया है, इनफैक्ट आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी कॉन्ट्ररी व्यू टू दैट. जो मैं आपको बता रहा हूं वो व्यू पब्लिक डोमेन में मैंने कहीं भी नहीं देखा. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को आप खूब इत्मीनान से इसके बारे में सोचें. और सवाल ये है कि क्या एक शेयर से दूसरे शेयर का प्रकार, देखिए शेयर ट्रांसफर नहीं होता है. चेंज क्या हुआ? अर्लियर यू हैड योर डीवीआर, नाउ द नेचर ऑफ दैट शेयर इज चेंजिंग एंड इट बिकम्स एनओएस. शेयर होल्डर तो वही रहा, किसी और के पास तो गया नहीं. तो वेदर देयर कैन बी एनी नोशनल कैपिटल गेन्स और उस पर क्या कोई टैक्स लग सकता है? इसका जवाब है ना. और जब मैं आपको कुछ कहता हूं तो समर्थन में फॉर रिलायंस आई मस्ट ऑल्सो सपोर्ट इट विथ सम रीजनिंग. तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपके गौरव जी, आपके और आपके जैसे बहुत सारे दर्शकों के लिए ये मैंने यहाँ क्लियरली लिखा है कि फॉर दिस पर्पस यू कैन प्लेस रिलायंस ऑन व्हाट. सबसे पहले मुंबई बेंच ऑफ द इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन 2018 में आया, पेरियार ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड. इट्स अ रिपोर्टेड डिसीजन. तो ये पेरियार ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में यही पॉइंट खड़ा हुआ था, उसके बारे में भी हम थोड़ा एनालाइज करेंगे, जिसमें पेरियार ट्रेडिंग कंपनी के इस डिसीजन में इन्होंने क्या कहा, तो ये जरा देखने लायक बात है. मैं आई एम एक्चुअली रीडिंग फ्रॉम व्हाट द ट्राइब्यूनल हेल्ड. जो इसके 2 पैराग्राफ्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ट्रिब्यूनल ने ये नोट किया कि द एसएससी रिलाइड ऑन द सीबीडीटी सर्कुलर, बहुत पुराना है 1964 का, विच स्टेट्स दैट वेयर वन टाइप ऑफ शेयर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ शेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 247. 247 टॉक्स अबाउट ट्रांसफर. बोर्ड ने भी ये 1964 माना आज से आप समझिए 60 साल पहले ये ओपाइन किया था कि भाई कन्वर्जन कैनॉट रिजल्ट इनटू अ ट्रांसफर. एंड द ट्रिब्यूनल नोटेड दैट द सर्कुलर ऑल्सो स्टेट्स दैट द सेम हैज बीन इश्यूड टू क्लैरिफाई दैट देयर इज नो कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45(1) or under section 45(2), because section 45, as you know, is the charging section on conversion of one type of share into another. It also states that where the newly converted share is transferred at a later date, जिसकी कैलकुलेशन पर मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊंगा, ये पहले हम समझ लें इसका रेशो क्या है, then the cost of acquisition of such share for the purpose of computing the capital gain tax shall be calculated with reference to the cost of acquisition of the original share from which it is derived. और ट्राइब्यूनल ने दूसरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस की, मेरे ख्याल से ये भी बहुत लॉजिकल है. गौरव जी ये समझिए, ट्रिब्यूनल ने कहा कि देयर इज नो लीकेज ऑफ रेवेन्यू इफ सच वेरी फेयर एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज अडॉप्टेड, क्योंकि ये आपके केस में
ये गौरव जी के केस में 4200 में से 126 एक्चुअली बेचे गए फंडिंग ऑफ टीडीएस के लिए। 4074 शेयर्स तो अभी उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिटेड हैं। वो जब भी फ्यूचर में बेचेंगे तो उस टाइम के प्राइसेस और उसके हिसाब से जो भी बनता है वो उसका टैक्स बनेगा। तो ट्रिब्यूनल ने इसके लिए ये भी कहा कि नॉट ओनली दिस इंटरप्रिटेशन वुड बी इन फर्दरेंस टू द लेजिस्लेटिव इंटेंशन but would also make the computation provision of capital gain work smoothly in synchronization with the other provisions without any conflict. On the other hand, दोस्तों ये समझने वाली बात है, if the view is adopted that capital gain tax liability arose upon conversion, You see, उस केस में क्या था, इट वॉज नॉट DVR इंटू NOS, उस समय पे जिसको हम CCPS कहते हैं, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उसका इक्विटी शेयर्स में इस कंपनी के केस में कन्वर्शन था। ऑलमोस्ट द सेम टाइप की, एक टाइप के शेयर्स का दूसरे टाइप में कन्वर्शन हुआ। तो इस पर क्या कैपिटल गेन्स टैक्स नोशनली लग सकता है? तो ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि अगर आप कहते हैं कि हम इसको अभी टैक्स करेंगे, so they said that if this view is adopted that capital gain tax liability arose upon conversion, the same would be not only against the legislative intention but would also make the composition of capital gain unworkable and would bring conflict with the other provisions of the act. In fact, उन्होंने ये तक कहा कि the contrary interpretation would lead to double taxation in as much as having taxed the capital gain upon such conversion at the time of computing capital gain upon sale of such converted shares, the assessee would still be taxed again as the cost of acquisition would be adopted as the issue price of CCPS and not the consideration adopted while levying capital gain upon such conversion. By no stretch of imagination such interpretation or process is permissible. दोस्तों इसी केस को अगर हम देखें, आई विल कम फाइनली टू द कंप्यूटेशन पार्ट ऑफ द, बट मान लीजिए आप ये जैसे कंपनी ने बताया 1111.35 रुपये के हिसाब से आप बाकी के शेयर जो नहीं बेचे गए उसका आप नोशनल कैपिटल गेन गिनते हुए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का टैक्स अभी भर देते हैं। अभी तो कोई ट्रांसफ़र हुआ नहीं, आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स पड़े हुए हैं एक्चुअली। मान लीजिए 1 या 2 साल के बाद आप ये शेयर्स बेचते हैं, क्या होगा? उस समय पर आपको एक्चुअल कंसिडरेशन आएगा, वो ये 1111.35 के हिसाब से तो आने वाला नहीं है, वो तो आप भी जानते हैं दोस्तों। तो सवाल ये है कि जो भी कंसिडरेशन आता है उसमें से जब आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको डिडक्ट करनी है, यू विल से कि भाई कंपनी ने मुझे बताया था, मैंने इसका डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना उस समय जो मेरे कन्वर्जन का जो प्राइस है ये 1111.35 को मैं गिनती करते हुए प्रॉफिट या लॉस माना गेन या लॉस जो भी बनता है वो मैं कंप्यूट करूँगा। इट विल बी अ वेरी वियर्ड एंड क्वियर सिचुएशन, क्योंकि जो आपको एक्चुअल पैसा आता है वो तो आता है, पर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1111.35 कोई भी टैक्स अथॉरिटी उसको मानेगी नहीं। वो तो ये कहेगी कि भाई कहाँ कानून में लिखा है। इनफैक्ट बेस्ड ऑन दिस CBDT सर्कुलर दे विल यूज द सर्कुलर अगेंस्ट यू। ये सर्कुलर के आधार से जो आप अभी रिलीफ मांग रहे हैं वो तो आपके विरुद्ध जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई ये तो आपको फ्यूचर में दिस इज टू बी कंसिडर्ड। सो व्हाट विल हैपन फ्रेंड्स, आप अभी टैक्स भरोगे और फ्यूचर में जब आप बेचोगे तब ये कहेंगे कि भाई एक्चुअल जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जिसको मैं समझाने वाला हूँ, हम तो उसी मुताबिक गिनती करते हुए आपका टैक्स का हम गिनती करेंगे। तो वर्चुअली जो ट्रिब्यूनल ने कहा, यू विल एंड अप
इन डबल टैक्सेशन। आपकी परिस्थिति बहुत विकट हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? आई एम वेरी क्लियर। आपका डीम्ड डिविडेंड हमने जैसे बताया वो दिखाइए। फंडिंग ऑफ टीडीएस के लिए जो शेयर्स बेचे गए उसको जैसे भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दिखाना है वो कंप्यूट करके दिखाइए। और जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, तो गौरव जी आपका ही केस स्टडी लें तो आपके ये 4074 शेयर्स का फ्यूचर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे होगा और क्या होगा वो अभी गिनती करके रखिए, ताकि जब भी आप फ्यूचर में बेचे आपका कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स एंड वर्किंग ऑफ टैक्स देयरऑन आसान बन जाए। तो कैसे होना चाहिए ये कंप्यूटेशन? जैसे वो 126 का किया उसी आधार से आपके प्रो रेटा कॉस्ट जो है डीवीआर प्लस डीम्ड डिविडेंड को कैसे वर्कआउट करेंगे। ये जो 4074 आपके जो एनओएस है उसको ये 7:10 के रेशियो में आप जब वर्कआउट करेंगे तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रो रेटा डीवीआर होंगे 5820 5820 और पर डीवीआर आपको पता है कि आपकी कॉस्ट क्या लेनी है। अगेन जैसे हमने वो 126 में गिना था, 71.29 इज योर ओरिजिनल कॉस्ट प्लस 200.63 इज योर डीम्ड डिविडेंड। वो तो हर एक केस में सेम आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट में चेंज। तो ये दोनों का टोटल करते हुए आपके केस में, इस केस स्टडी में 271.92 और आपके 5820 डीवीआर हुए, उसको मल्टीप्लाई करते हुए आपका कॉस्ट पर शेयर of the NOS to be considered for future sale would be 15,82,574 जो यहाँ गिनती की गई है, डिवाइडेड बाय 4074। माना पर शेयर आपकी ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप संभाल के गिनती करके रखिए, ये आपको फ्यूचर में काम में आएगी। ये पर्टिकुलर केस में, हर एक केस में इट कैन बी डिफरेंट। तो 388.46 के हिसाब से मान लीजिए आप नेक्स्ट ईयर में आप 1000 शेयर्स बेचते हैं और उस समय पे मान लीजिए 800 का प्राइस है, तो 800 इंटू 1000 के हिसाब से आपको जो पैसा आएगा 8 लाख रुपया, उसमें से आपके 1000 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 3,88,460। उसको रिड्यूस करते हुए आपको जो भी आपका लॉन्ग टर्म का गेन आएगा उस पर आपको 12.5% के साथ टैक्स की गिनती करनी होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ 112A। तो दोस्तों इस प्रेजेंटेशन का पॉइंट्स अगर हम सम अप करें तो मैं ये कहूँगा बहुत क्लियरली समझ लीजिए, आपके केस में जो डीम्ड डिविडेंड है उसको आपको टैक्सेबल इनकम दिखाना है। जो कंपनी ने टीडीएस काटा है रेजिडेंट के केस में 10, नॉन रेजिडेंट के केस में 30, उसका आप क्रेडिट लीजिए एंड फ्रॉम द टैक्स पेबल एट अप्रोप्रिएट रेट्स आप उसको कंसिडर करिए। कैपिटल गेन जरूर होगा। टू व्हाट एक्सटेंट? ओनली दैट नंबर ऑफ शेयर्स विच द कंपनी हैज सोल्ड फॉर फंडिंग द टीडीएस, जिसकी वर्किंग की फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखाई। और इसके सिवा जो शेयर्स आपके पास बचे रहते हैं, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस यू आर अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू ऑफर दिस इन terms of notional capital gain and pay any tax thereon, though you have been advised by the company. Of course company has also put a rider कि हर एक केस में हर एक को अपना अपना लीगल ओपिनियन ले लेना चाहिए। पर इन एनी केस नॉन रेजिडेंट्स के केस में तो उन्होंने वो व्यू लेते हुए जो कैपिटल गेन है वो तो उन्होंने गिनती करते हुए उस पर अप्रोप्रिएट टैक्स के रेट से उन्होंने काट ही लिया है। तो एनआरआईज को तो 100% ऐसे केसेस में रिफंड लेना होगा। और केस में आपने भर दिया है तो फॉलोइंग दिस यू कैन क्लेम रिफंड।
नहीं भरा है या नहीं भरोगे तो फिक्र की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी कंप्यूट होता है वो आपको फ्यूचर के लिए बहुत लॉजिकली आपका कैपिटल गेन या तो कोई केस में कैपिटल लॉस भी आ सकता है, यू नेवर नो, उसके हिसाब से आप कंप्यूटेशन करिए दोस्तों, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने इस प्रेजेंटेशन में बड़े विस्तार से एक ये केस स्टडी लेते हुए, इनफैक्ट आई मस्ट थैंक दोनों ब्रदर्स गौरव और सौरभ शर्मा जी कि यू अलाउड अस, जैसे कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में जब मेडिकल स्टूडेंट्स को कुछ सिखाया जाता है एनाटॉमी के बारे में, तो एक्चुअल किसी के बॉडी डोनेशन में आया हुआ बॉडी होता है तो उसको ओपन करते हुए पोस्टमार्टम करते हुए अगर समझाया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो दोनों शर्मा भाइयों को मैं ये कहूँगा कि आपके इस केस स्टडी के आधार से मैं बहुत सारे आपके जैसे शेयर होल्डर्स, व्यूअर्स, उनको ये अच्छी तरह से समझा पाया हूँ, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और दोस्तों आशा करता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के बाद, और जैसे हमेशा कहा जाता है, इवन the best of the economists and jurisprudence of taxation says कि not a penny more, not a penny less। 1 रुपया कम भी मत दो, पर 1 रुपया ज़्यादा भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी मैसेज के साथ प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग और मुकेश पटेल की ओर से ये प्रेजेंटेशन आपको समर्पित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।